हेलो गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आपका राज लिमिटलेस क्लासेस में। मैं हूँ राज। और जैसा कि मैंने बताया था कि एक्सरसाइज 1.1 के कंप्लीट होने के बाद मैं वीडियो का पार्ट 3 छोड़ूंगा जिसमें अंकगणित की आधारभूत प्रमेय के बारे में बताया जाएगा। उस दिन वीडियो काफ़ी लंबी बन गई थी, इसीलिए मैं उसमें ऐड नहीं कर पाया था उसको। मैंने सोचा था एक साथ ही सारे के सारे इंट्रोडक्शन में दे दूँगा, लेकिन वीडियो काफ़ी लंबी बनने के कारण मैंने सोचा उसको पार्ट 3 में दूंगा। और ज़्यादा बड़ी वीडियोज़ देखते देखते भी बोर होने लगता है, इसी कारण से। तो अभी मैंने अंकगणित के आधारभूत प्रमेय का वीडियो बना लिया है। और गाइज़, अभी तक आपने मुझे ज़्यादा लाइक नहीं मिले हैं, शेयर नहीं मिल रहा, सब्सक्राइब नहीं हो रहे मेरे चैनल। तो गाइज़ प्लीज़ सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो प्लीज़ मैंने डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम का अपना लिंक दे दिया है, उसमें जा कर के मुझे मैसेज करो। वहाँ से मैं आपका सारा प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको दूंगा। ओके गाइज, तो फिर स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, अंकगणित के आधारभूत प्रमेय। ओके गाइज, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय, द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। इसका मतलब क्या होता है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय? प्रमेय यहाँ पर आया, इसका मतलब हमें ये नहीं समझना है कि हमें कुछ सिद्ध करना होगा। हाँ, हमें सिद्ध भी करना होगा, हमें दिखाना होगा कि ये बराबर इतना कैसे हो गया। हम लोगों ने जो क्वेश्चन बनाया, क्या वो इसका ये सही है, हमें प्रूव भी करना होगा। इसी कारण से वहाँ प्रमेय दिया गया है। तो हमारा ये जो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है, अंकगणित की आधारभूत प्रमेय है, ये कुछ नहीं है, बेसिक सा हम लोग जो गुणनखंड निकालते हैं, हम लोगों ने पहले भी क्लास में पढ़ा होगा, 9th में पढ़ा है, 8th में पढ़ा है। हम लोग जो गुणनखंड निकालते हैं किसी भी चीज़ का, जैसे अगर यहाँ पे हम लोग चलो 12 का गुणनखंड निकालते हैं, तो कैसे निकालते हैं? 2 छक 12 होता है, ठीक है, फिर 3 दूनी 6 होता है, और यहाँ पे हम लोग क्या लिखते हैं? 2 गुना 3 गुना 2। तो यहाँ पे 12 का गुणनखंड क्या आया? 2, 3 और 2 आया। सेम उसी तरीके का हमारा ये अंकगणित का आधारभूत प्रमेय है। नाम देख के डरना नहीं है गाइस कि क्या लिख दिया, क्या करना होगा, ऐसा कुछ नहीं है। बस यहाँ पे गुणनखंड करना है। इसका मतलब क्या होता है कि आपको एक भाज्य संख्या दिया रहेगा, जिसको हमें क्या करना है? अभाज्य संख्या के गुणनफल के रूप में उसको दिखा देना है, मतलब उसको गुणनखंड कर देना है। जैसे हमारा ये क्या है? 12 एक भाज्य संख्या है, ठीक है। आपको वहाँ पे अभाज्य संख्या में गुणनखंड अभाज्य संख्या का नहीं होता है। जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि भाज्य संख्या वो होती है जिसका एक और खुद के अलावा कोई दूसरा गुणनखंड भी होता है। जैसे हमारा 4 मैंने लिया था, तो ये 1, 2 और 4, ये इस तीनों के टेबल में आता है। 1 के टेबल में तो सारा का सारा आ जाएगा गिनती, 2 के टेबल में भी 4 आता है, और 4 खुद के टेबल में भी आता है। तो इसका एक और खुद के अतिरिक्त एक और यहाँ पे गुणनखंड है। इसी कारण से ये क्या है? ये हमारा भाज्य संख्या है, ठीक है गाइस। ये मैंने पहले वीडियो में, इंट्रोडक्शन वीडियो में ये सारा कुछ क्लियर कर दिया था आपको, और अभी मैं फिर से इसको थोड़ा सा बता रहा हूँ। और अभाज्य संख्या हमारा क्या है? जैसे 2 क्या है? 1 में आता है और खुद 2 में आता है, मतलब वो 1 के टेबल में भी आता है और 2 के टेबल में भी आता है। 1 से भी वो डिवाइड होगा, विभाजित होगा, और 2 से भी विभाजित होगा, और किसी भी चीज़ से विभाजित नहीं है। अगर आप सोच रहे हो ये छोटा है, चलो मैं बड़ा ले लेता हूँ। चलो 17, 1 में आएगा और 17 1 से डिवाइड होगा और 17 से भी डिवाइड होगा। और कोई है ऐसा जो इसको डिवाइड कर दे, जो इसको पूरा पूरा विभाजित कर दे, इसका शेषफल 0 ला दे? ऐसा कुछ नहीं है। तो इसके कारण इसको हम क्या बोलेंगे? ये जो हमारा दोनों है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? अभाज्य संख्या बोलेंगे। ओके गाइस, तो आधारभूत प्रमेय में क्या बताया जाता है कि हम लोगों को क्या दिया जाएगा? एक भाज्य संख्या दिया जाएगा, या 2 भाज्य संख्या, जितने भी दिए हैं, और वहाँ से हम लोगों को क्या करना है? उसका गुणनखंड निकालना है। क्योंकि हम लोग को पता है कि अभाज्य संख्या का गुणनखंड निकल नहीं पाएगा। अगर हम लोग यहाँ पे चलो 17 मैंने वहाँ पे बताया अभाज्य संख्या, इसका गुणनखंड करो तो खुद वही हो जाएगा। 17 गुणनखंड क्या होगा? 17 गुना 1। इसी कारण से ऐसा गुणनखंड करने दिया जाता है जो कि एक भाज्य संख्या होती है, क्योंकि उसका एक गुणनखंड पूरा निकाला जा सकता है। लेकिन इसका आप गुणनखंड क्या निकालोगे? वो तो खुद का टेबल में आ गया, तो इसका क्या गुणनखंड निकला? वही चीज़ आ गया, इसका आंसर 17 ही आ गया, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे कैसे आप गुणनखंड निकालेंगे वो हम लोग जानते हैं। ओके गाइस, और देखो यहाँ पे एक और चीज़ बताना चाहूँगा। अगर आप चाहो तो ये 2 × 3 × 2, अगर आप चाहो तो इसको उल्टा सीधा करके भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेरा उल्टा सीधा करने का मतलब हुआ कि यहाँ पे मैंने लिखा है 2 × 3 × 2, मतलब ये ऐसे बेसिकली चलते आई। अगर आप चाहो तो
यहाँ से भी लिख सकते हो 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 गुना 2 गुना 3, उल्टा सीधा करके लिखो, 3 आगे लिख दो, 2 दोनों पीछे लिख दो, कोई फर्क पड़ेगा? 3 दूनी 6 दूनी 12, 2 दूनी 4 तिया 12, 2 तिया 6 दूनी 12, सबका आंसर क्या आया? 12 आया। तो ये हम ऐसे करके भी लिख सकते हैं, उल्टा सीधा करके भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आंसर हमारा उतना ही आएगा। ठीक है गाइस, तो ये थोड़ा सा बताना था, और कुछ नहीं है। और हम लोग अब डायरेक्टली क्या करते हैं, एक क्वेश्चन पे जाते हैं। देन चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। जैसे हम लोगों ने एक भाज्य संख्या लेते हैं, क्योंकि भाज्य संख्या का ही गुणनखंड निकल सकता है, भाज्य संख्या का तो वही आंसर हो जाएगा जो हम लोग को दिया रहता है। जैसे मैंने 17 का करके बताया, तो वहाँ पे लेते हैं हम लोग 140। हाँ, ये भाज्य संख्या होगी। क्यों होगी? तो लास्ट में देख लीजिए, यहाँ पे लास्ट में क्या है, 0। अगर आपने विभाज्यता की शर्त पढ़ी होगी, अगर नहीं पढ़ी होगी तो मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा, और आपको मैं सारे के सारे नंबर्स के विभाज्यता के शर्त मैं आपको बता दूंगा, जहाँ तक पॉसिबल होगा मैं ट्राई करूंगा एक और वीडियो डाल दूं इसमें विभाज्यता की शर्त के बारे में बताया जाए। तो अगर आपने 2 से विभाज्यता की शर्त अगर आपको याद है तो, या फिर मैं बता देता हूँ कि जिस भी संख्या के लास्ट में अगर 0 होता है या 2 होता है, या फिर 2 के टेबल में जितना भी है, 2 का टेबल अगर मैं पढ़ूँ तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौक 8, 2 पंचे 10, ऐसे देखो आप यहाँ तक 10 तक पढ़ेंगे मतलब 0 आ गया। तो लास्ट में अगर 2, 4, 6, 8 और 0 हो, जिसके लास्ट में ये सारे कुछ होंगे, वो क्या होगा, 2 से डिविजिबल हो जाता है। तो यहाँ पे इस संख्या के लास्ट में क्या है, 0 है, और ये बड़ा भी है, 140 लिखा हुआ है, काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, तो इसका मतलब ज़रूर ये भाज्य संख्या ही होगा। क्यों? क्योंकि इसका डिवाइड बहुत लंबा चलाते जाएगा। अभी मैं करके बताता हूँ आपको, देखो, देखते के साथ पता चलना चाहिए कि भाज्य है या नहीं है। अभी मैं इसको अगर लगाऊं तो सबसे पहले यहाँ 0 लगा हुआ है, तो सबसे छोटा संख्या से गुणनखंड करना चाहिए। जब भी गुणनखंड करो पहले सबसे छोटा लो, 1 तो लोगे तो फिर वही आ जाएगा, तो 1 को हम लोग इरेज करेंगे, 2 से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे 2 से लगेगा, पहले देखना पड़ता है। तो लास्ट में विभाज्यता की शर्त हमें याद है, तो हम तुरंत बोल देंगे हाँ ये 2 से लगेगा। तो 2 सती 14 और ये 0 का 0, फिर से लास्ट में 0 आया, मतलब फिर से 2 से लगाते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हो गया 2 तिया 6 और 2 पंचे 10। मैं कैसे कर रहा हूँ यहाँ पे, जैसे यहाँ पे 2 है ना, तो यहाँ पे मैं 140 को 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, तो 2 सती 14 हो गया, सॉरी गाइज, खत्म। ठीक है गाइज, और ये 0 यहाँ पे आ गया, सॉरी 7, 0 आया, यहाँ पे एक और 0 देंगे तो ये हमारा 0 कट जाएगा। तो यहाँ पे कितना है, 70। तो यही 70 मैंने यहाँ पे लिखा है, जस्ट मैं भाग दे रहा हूँ, बस इस ढंग से लिख रहा हूँ, लेकिन मैं भाग ही दे रहा हूँ। यहाँ पे 2 से 70 में मैंने दिया, 2 तिया 6, 1 0, 2 पंचे 10, 35 आया, मैंने यहाँ 35 लिखा है। अब देखेंगे 35 जो है वो किससे कटेगा भाई, तो 3 से विभाज्यता की शर्त आपको अगर याद होगी या नहीं है तो मैं बता देता हूँ कि 3 से विभाज्यता की शर्त होती है, क्योंकि ये 2 से तो ये कटने से रहा, क्योंकि 2 को कटने के लिए लास्ट में ये होना चाहिए, यहाँ तो नहीं है, तो 5 है। 3 से विभाज्यता की शर्त क्या होगी कि जो नंबर दिया रहेगा उसके हम लोग एक एक डिजिट को जोड़ के देख लेंगे, अगर वो 3 के टेबल में आता है तो वो डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ 5 और 3 है, 5 और 3 को जोड़ेंगे कितना होगा, 8 होगा, और 8 हमारा 3 का टेबल में नहीं आता है, तो ये हमारा 3 से डिवाइड नहीं होगा। अगर आप लोग को 5 से विभाज्यता की शर्त याद है, तो 5 से विभाज्यता की शर्त क्या होगी, जिस संख्या के लास्ट में 5 या 0 होगा तो वो 5 से डिवाइड हो जाएगी। तो तुरंत कॉन्सेप्ट में आना चाहिए, आपका माइंड में आना चाहिए कि ये 5 से डिवाइड होने वाली है। तो हम लोग 5 से यहाँ डिवाइड करते हैं, 5 सते 35। अब ये 7 है, ये अब क्या आ गया, हमारा अभाज्य संख्या आ गया। आपका 7 क्या है, 1 से डिवाइड होगा और खुद 7 से होगा, अभाज्य आ गया ना, मतलब अब इसके आगे हमें कुछ भी नहीं करना है, हमें बस अभाज्य ला करके छोड़ देना है नीचे में। क्योंकि अगर आप करना चाहते हो तो करो, 7 से इसको लगा दो, एक बार में कटेगा, फिर से तो उतना ही आना है, 7 ही आएगा आपका। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, ये 140 यहाँ पे पहले लिखेंगे, और ये जितना हम लोगों ने लिखा आपको जैसे मन है वैसे लिख दो, लेकिन ये बाहर वाला लिखो, ऊपर 2, फिर ये वाला 2, फिर ये 5 और ये 7, इन दोनों सबको गुना करो, 2 दूनी 4, 5 20 और 20 सते 140। ठीक है, तो अब देखो ये हमारा क्या था, भाज्य संख्या था, और हमने जो अभी गुणनखंड किया तो ये सारे के सारे कौन से संख्या हैं, अभाज्य संख्या है कि नहीं। ये 2 का फैक्टर क्या होगा, 1 और 2, 2 का सेम है। 5 का क्या होगा, 1 और 5, क्योंकि 5 1 से विभाजित होगा, 5 से और किसी टेबल में 5 आता है, नहीं आता है। 7 कहाँ होगा आपका, वो भी आपका 1 से और 7 से होगा, और किसी टेबल में नहीं है। तो गाइज अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि मैं ऐसा पहले क्यों बोल रहा था कि अगर भाज्य संख्या के हम लोग गुणनखंड करते हैं, उसका पूरा टुकड़ा करते हैं, पूरा गुना कर करके भाग कर करके अगर नीचे लाते हैं तो वो भाज्य संख्या एक अभाज्य संख्या में टूट जाती है। देखो
ये भाज्य संख्या थी 140, इसलिए इतना लंबा भाग लगा, क्योंकि अभाज्य किसको बोलते हैं, जो एक से और खुद से विभाजित हो, और भाज्य संख्या जो एक से और खुद के अतिरिक्त और भी बहुत संख्या से भाग लग जाती है। जैसे हमारा ये 4, 12, 140। लेकिन देखो भाग लगने के बाद क्या हुआ, गुणनखंड बनने के बाद इसका गुणनखंड अभाज्य संख्या बना। तो ऐसे ही हम लोग यहाँ पे गुणनखंड निकालेंगे। ठीक है, गुणनखंड निकालने का यही तरीका है। अगर आपको ऐसे नहीं आ रहा तो आप यहाँ से डायरेक्टली भाग करके निकाल सकते हो, यहाँ पे लिख सकते हो, और लिखने के बाद लास्ट में ये यहाँ पे लिखना, और जो जो बाहर में होगा सबको लिख देना यहाँ पे। ओके गाइस, तो ये हमारा था गुणनखंड करना। अब मैं बताऊंगा कि इसी गुणनखंड का उपयोग करके हम लोग HCF और LCM कैसे निकालेंगे, इसी गुणनखंड का यूज करके। पहले हम लोग क्या करते थे कि HCF निकालने के लिए महत्तम समापवर्तक जिसको बोलते हैं और लघुत्तम समापवर्तक बोलते हैं। तो महत्तम समापवर्तक जैसे मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बताया था, उसमें क्या किए थे हम लोगों ने, भाग की क्रिया के द्वारा और A = BQ + R का फॉर्मूला से हम लोग क्या किए थे, उसको जाने थे। लेकिन यहाँ पे जो हम लोग आधारभूत प्रमेय पढ़ रहे हैं अंकगणित की, वहाँ पे HCF जो है कुछ अलग ढंग से निकलेगा। ठीक है, HCF और LCM हमारा महत्तम और लघुत्तम, जिसको हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं मौसा और लौसा। ठीक है गाइस, तो हम लोग ये अभी कैसे निकालेंगे, तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले एक ले लेते हैं एग्जाम्पल। हम लोग एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से समझ में आएगा आपको गाइस, आपका कॉन्सेप्ट भी बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि मैं क्या समझाने जा रहा हूँ आपको और क्या बताने जा रहा हूँ। उतना अगर मैं पहले बता दूंगा तो आपको दिमाग में बिल्कुल भी नहीं आएगा कि क्या बोल रहे हैं भैया, क्या बोल रहे हैं, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। तो मैं डायरेक्टली एग्जाम्पल पे जाता हूँ, इससे हमारा टाइम ही बचेगा, ज़्यादा वीडियो बड़ी भी नहीं बनेगी और आपको ज़्यादा बोरिंग भी नहीं लगेगा। आप सिंपली समझ जाओगे कि मैं क्या समझाने जा रहा हूँ आपको। तो 26 और 91 एक मैंने एग्जाम्पल लिया, तो यहाँ से हम लोग क्या निकालेंगे, HCF। हम लोगों ने 2 क्यों लिया, क्योंकि भाई एक लेंगे तो एक से HCF कहाँ निकलेगा। हम लोगों ने पीछे जो भाग का क्रिया करके निकाला था HCF, तो 2 चीज़ थे तभी तो मैंने भाग दिया था। अब एक चीज़ रहेगा तो वहाँ से हम लोग कैसे निकालेंगे HCF, या फिर LCM निकालना है तो LCM एक चीज़ से तो नहीं निकलती। अगर हम लोग लघुत्तम निकालते हैं तो उसमें क्या रहता है, ऐसे निकालते हैं 2, 4, 8 ऐसे रहता है, तब हम भाग देते हैं। यहाँ पे गुणनखंड कर 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, फिर 2 से लगेगा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर सबका लिखते हैं 2 दूनी 4 दूनी 8 होता है इसका लघुत्तम, ऐसे निकालते हैं। और HCF तो मैंने पहले पीछे निकाल के आपको दिखाया, 2 संख्या चाहिए A और B, तो यहाँ भी 2 संख्या चाहिए निकालने के लिए, इसलिए मैंने यहाँ पे 2 लिया। अब 26 91 का आप देखो कैसे निकालते हैं गुणनखंड विधि से। ये क्या है, ये गुणनखंड विधि से निकालना है। वो क्या था, भाग विधि से था। ये है गुणनखंड विधि से HCF और LCM कैसे निकलता है। तो 26, सबसे पहले हम 26 पाएंगे। 26 का अभाज्य गुणनखंड क्या है, अभाज्य गुणनखंड। तो 26 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा भैया, तो भाई 26 का हम करके देख लेते हैं। 2 से लगाए 13, देखो अब तो लगेगा ही नहीं, 13 तो खुद अभाज्य संख्या है। 13 किसी में है, वो 1 से विभाजित होगी और खुद 13 से ही विभाजित होगी। तो ये क्या हो गया, हमारा अभाज्य संख्या आ चुकी है, मतलब ये आप कटेगा नहीं, अब इसको डिवाइड नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हमारा 26 का क्या हो जाएगा अभाज्य गुणनखंड, 2 गुने 13। ठीक है, दूसरा क्या है हमारा 91, 91 का अभाज्य गुणनखंड। तो भाई 91 का क्या होगा, तो कौन से हमारे पहाड़ा में 91 आता है, 2 से तो लगेगा नहीं, 3 से भी नहीं लगेगा, 9 1 10 हो जाता है, 5 से भी नहीं लगेगा, लास्ट में इसका 5 या 0 नहीं है, 6 से तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा, 7 से लगा के देखते हैं। तो 13 सत्ती 91 कट गया। फिर से देखिए हमारा नीचे में 13 एक अभाज्य संख्या आ चुका है, मतलब अब ये डिवाइड नहीं हो सकता, तो यहाँ पे इसको छोड़ देंगे। तो इसका क्या हो गया, 7 × 13, 13 सत्ती 91। तो ये 2 गुणनखंड इसका निकल गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, आप लोग सोच रहे होंगे भैया ये क्या बता रहे हैं हम लोग को, गुणनखंड यहाँ पे निकाल दिया, अब HCF कैसे निकलेगा, LCM कैसे निकालेंगे हम लोग। तो भाई चिंता करने की कोई बात नहीं है, आपका भाई यहाँ पे है। ठीक है, अभी बताऊंगा, अभी इतना सिंपली आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि मैं क्या आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखो अब यहाँ सबसे पहले हम HCF निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कितना सिंपली, यहाँ पे अगर आपको समझना है HCF निकालने के उतना बड़ा भाग का करने का कोई ज़रूरत नहीं, सिंपली आप गुणनखंड करो और HCF निकालो। देखो HCF कैसे निकलता है। तो हम लोगों ने जो अभाज्य गुणनखंड किया, उन दोनों गुणनखंड में हमें देखना है, अगर 3 भी दिया रहे, 4 जितना हो उतना दे दो, सब बनेगा, सारा क्वेश्चन का आंसर बनेगा।
लेकिन यहाँ 2 ही दिया है, तो हम लोग को 2 में देखना है कि इन दोनों में कॉमन क्या है, मतलब दोनों में उभयनिष्ठ क्या है, एक जैसा क्या है। कॉमन मतलब एक जैसा। यहाँ 2 13 7 13 एक जैसा क्या नजर आ रहा है, ये 13 एक जैसा है कि नहीं, दोनों में 13 13 इसमें भी है उसमें भी है, तो वही उसका HCF हो जाएगा आंसर। लो भाई बन गया। तो आप सोच रहे होगे कि अरे इतना सिंपली कैसे बन गया, तो यही होता है। हम लोग जो गुणनखंड विधि से बनाते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि से, तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले गुणनखंड निकालते हैं और जितना भी दिया रहे, मैं आपको 3 वाला भी एग्जाम्पल आपको बता दूंगा। यहाँ 2 वाला दिया हुआ था तो मैंने दोनों का निकाला और निकाल के देखा कि दोनों में कॉमन क्या है, दोनों में एक जैसा कौन सा नंबर है। तो यहाँ पे मुझे एक जैसा नंबर क्या दिखा, 13 दिखा। ये तो अलग अलग है, 2 है ये 7 है, लेकिन 13 13 दोनों में है, 13 आपका HCF हो गया भाई। आपको पसंद आया हो ये वाला कॉन्सेप्ट, प्लीज गाइस लाइक करो। अब यहाँ पे हम एलसीएम देखेंगे। तो भाई एलसीएम अब क्या कैसे निकालें, तो यहाँ मैंने आपको पहले यहाँ पे एग्जांपल में बताया था। एलसीएम में क्या करते हैं, सबको हम लोग गुना कर देते हैं जितना आता है। तो 2 दूनी 4 दूनी 8 और 1 को गुना करोगे तो उतना ही होगा। किसी भी चीज़ को 1 से गुना करो उतना ही हो जाता है, तो 1 से गुना करने की जरूरत नहीं है। तो 2 दूनी 4 और दूनी 8, तो 8 हो गया इसका एलसीएम। यहाँ भी सेम कॉन्सेप्ट है, बस करना क्या है, जो चीज़ यहाँ पर रिपीट हो रहा है, दोहराव हो रहा है, देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अगर हम इसको एक साथ यहाँ पे लिख दें तो 2 गुने 13 गुने 7 गुने 13, यहाँ पे कौन सा चीज दोहरा रहा है, 13 हम लोग का दोबारा लिख रहा है। यहाँ पे 13 13 2 बार आया, तो हमें यहाँ पे जो चीज दोबारा लिखी जा रही है उसको हमको सिर्फ एक ही बार लिखना है, 2 बार नहीं लिखना है। मतलब क्या लिखना है, मतलब हम लोग को लिखना है 2 गुना 7 और कॉमन जो निकला 2 चीज में एक ही लिखना है 13 बस, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को 13 यहाँ पे दोनों में कॉमन है ही, एक लिखेंगे। 13 लिख दिए, 13 7 91 और 91 दूनी कितना हो गया, 182। तो यही हो गया हमारा एलसीएम। लो भाई बन गया एलसीएम भी, एचसीएफ भी इतना इजीली निकल गया, एलसीएम भी इतना इजी निकल गया। उतना बड़ा 1 1 2 2 पेज का भाग करने की क्या जरूरत है, गुणनखंड विधि से बन गया। लेकिन उसकी जरूरत भी पड़ती है, क्योंकि अगर आपको क्वेश्चंस वैसा बोला कि आप भाग विधि से बनाए हम लोग HCF निकालें, तो आपको वैसे करना होगा। अगर आपको बोले गुणनखंड विधि से निकालें, तो ये तरीका है गुणनखंड विधि से निकालने का। ओके गाइस, अब क्या करना है, यहाँ पे एक चेक करने का ऑप्शन आता है। जैसे यहाँ पे अंकगणित का आधारभूत प्रमेय जो लिखा था ना, अब वही प्रमेय की बारी आती है। प्रमेय हम लोग नेक्स्ट पे यहाँ पे देखते हैं, नीचे छोटा पड़ जाएगा। तो प्रमेय में क्या कहता है भाई, तो प्रमेय में बोलता है कि हमें प्रूफ करना पड़ेगा कि यहाँ पे देखो ये फॉर्मूला है, 2 संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM, ये हमारा फॉर्मूला है और इसी से हमको प्रूफ करना है। जैसे हम लोग का यूक्लिड विभाजन में क्या था, a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, इस पर रख के हम लोग प्रूफ करते थे कि a के बराबर ये दोनों है कि नहीं। अगर बराबर हो जाता था, वो 3 बराबर 3 हम लोग जो किए थे नेक्स्ट वीडियो में। अगर जैसे यहाँ पे है 2 से विभाजित किए हम 3 को, 2 एकम 2, 1 आया शेष, यहाँ पे कितना है 3 रहेगा। b आपका कितना है 2, भागफल 1 और शेष 1, 2 एकम 2 1 3, 3 बराबर 3 हो गया पूरा। मतलब इस फॉर्मूला से हम लोग क्या करते हैं, वो भाग विधि वाला इसको प्रूफ करते हैं कि हाँ दोनों बराबर है, मतलब हमारा सही बना है। लेकिन अगर गुणनखंड विधि से हम यहाँ पर निकालें HCF और LCM, तो कैसे प्रूफ करेंगे कि हमारा HCF और LCM सही आया है, तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे। 2 संख्या का गुणनफल बराबर ये जो 2 संख्या दी हुई है 26 और 91, अगर इन दोनों को गुना करें और HCF LCM जो हमारा आया 13 और 182, अगर इसको गुना करें, अगर दोनों सेम आ गया मतलब हमारा आंसर सही है। चलो करके देख लेते हैं भाई, करने में क्या जाता है। तो 2 संख्या क्या है 26 91, 26 गुने 91, आपके सामने भी मैं गुना करके दिखाऊंगा यहाँ पे, बराबर HCF कितना निकला हमारा 13, LCM कितना निकला भाई हमारा 182। चलिए मैं आपके सामने यहाँ पे गुना करता हूँ, 91 26 गुना करते हैं, 6 एकम 6 9 छक 54, 2 एकम 2 9 दूनी 18, 6 4 2 6 8 5 13 का 3, 1 बच गया, कितना है यहाँ पे 23 66। अब 182 का करते हैं 13 से, 3 दूनी 6 8 3 24 का 4, 2 बच गया, 3 एकम 3 और 2 5, 2 एकम 2 8 1 एकम 1, 6 4 2 6 8 5 13 का 3, हाथ में रहा 1, 23 66,
दो भाई, हो गया, सिंपल मैजिक, दोनों मैजिक है, देखो सारा हो गया या नहीं। एक फॉर्मूला क्या है, मैजिक है। यहाँ तुरंत पता चल गया कि हम दो संख्या जो हमको दिया रहता है यहाँ पे क्वेश्चन में, उन दोनों को गुना करो और जो तुम निकाले हो आंसर में उन दोनों को गुना करो। अगर दोनों का दोनों सेम आ गया, प्रूफ दैट माई आंसर इज ट्रू। हमारा जो आंसर है वो बिल्कुल क्या है, सही है। 100% हमारा आंसर सही है, 200% हमारा आंसर सही होगा। इससे ये पता चलता है, और ज़्यादा कुछ है ही नहीं अंकगणित का आधारभूत प्रमेय में गाइस। तुम जितना था मैंने उतना बता दिया, और ये फॉर्मूला ध्यान में रखना, और एक फॉर्मूला A = BQ + R, इसको भी ध्यान में रखना। दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रूफ करने के लिए। प्रमेय जो लिखा है वहाँ पे बस इसी दोनों के ऊपर ये काम कर रहा है प्रमेय, और कुछ नहीं है, बस गुणनखंड करना है आपको। मैंने बता दिया, इतना ईजी वे में मैंने बता दिया आपको, और गाइस कुछ भी यहाँ पे नहीं है, बहुत ईजी है सब कुछ। तो गाइस अभी यहीं पर ख़त्म करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जाएंगे, वहाँ पे मैं आपको एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन आंसर करेंगे, जिसमें गुणनखंड के बारे में दिया रहेगा, HCF LCM निकालना होगा गाइस। तो गाइस आपको वीडियो कैसे लगी गाइस, कमेंट में बिल्कुल बताना कि वीडियो कैसे लगी, और कुछ भी वीडियो से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम हो, कुछ भी समझ में नहीं आया हो, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम लिंक दे दिया है, आप वहाँ पे जाना, मुझे फॉलो करना और मुझे मैसेज करना कि भाई क्या समझ में नहीं आया है। मैं वहाँ पे ज़रूर आपके मैसेज का रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा। और गाइस प्लीज़ सपोर्ट मी गाइस, उससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा नेक्स्ट वीडियो को बनाने के लिए, और मुझे पता भी चल पाएगा। प्लीज़ कमेंट में एरिया में वो भी लिखो कि मैंने कहाँ गलती करी है, मुझे क्या बताना चाहिए था, क्या और समझाना चाहिए था। प्लीज़ गाइस वो भी लिखो, बिकॉज मैं अभी नया हूँ यूट्यूब पे, तो मुझे उतना ज़्यादा पता नहीं है। बस मुझे जितनी नॉलेज है मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, उसको आपके साथ बांट रहा हूँ। सो गाइज ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल, फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।